केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों से कहना चाहता हूं कि अगर अल्पसंख्यकों में कोई सच्चा अल्पसंख्यक है तो वह पारसी समुदाय के हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं किया और उन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों पर केंद्रित करते हुए बिना कोई मांग किए हर क्षेत्र में योगदान दिया है। आगे उन्होंने कुछ कहा, आप सुनिए। माइनॉरिटी के राइट के लिए झगड़ा करने वाले ढेर सारे लोग इस देश में हैं। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी में भी अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी, जिन्होंने कभी अपने राइट्स के लिए संघर्ष नहीं किया, अपनी ड्यूटी के लिए ही जीवन जिया, कभी मांग नहीं की, इस देश को दिया। मेरे गुजरात में ही आए थे संजाण बंदर पर, और जब राजा ने कहा कि मेरे यहां तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप आकर कैसे रहोगे, तो उन्होंने एक दूध का प्याला राजा के पास मंगवाया दरबार में, और दूध में एक चम्मच शक्कर डाला कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है ऐसे हम इस समाज के अंदर घुल जाएंगे। और आज भी देश का कानून का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, फिनटेक को आगे बढ़ाना हो, या आईटी क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करना हो, चाहे एटॉमिक साइंस को आगे बढ़ाना हो, चाहे बांग्लादेश पर विजय दिलानी हो, हर जगह आप बारीकी से देखोगे तो पीछे पारसी खड़ा है जो चुपचाप खड़ा है। चाहे जमशेदजी ताता हो, चाहे अभी की ताता की पीढ़ी हो, चाहे होमी बाबा हो, चाहे सोली सोराब जी हो, हर क्षेत्र में चुपचाप कोई डिमांड करे बगैर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए देख रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मेरा मानना है, उन्होंने आगे यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए कई मायनों में यह महत्वपूर्ण है। इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद हमारे सशस्त्र बल और रसद विशेषज्ञ एक साथ काम करेंगे। हमारा लक्ष्य भविष्य में अपने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है और यह समझौता ज्ञापन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तथा नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लॉजिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में उभर रहा है। एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम्स हमारी सेनाओं को क्विकली मोबिलाइज करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रिसोर्सेज को कम समय में सही स्थान तक पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी सेनाएं जिन परिस्थितियों में काम करती हैं उसे ध्यान में रखते हुए हमें ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज की सीमलेस मूवमेंट की भी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। हमारी सेनाओं की जरूरतों को नॉलेज, इनोवेशन और कोलैबोरेशन के माध्यम से कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में मैं मानता हूं कि यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हमारा यह ध्येय है कि भविष्य में हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर हो। यह एमयू हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगा। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नायाब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे वह 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। देखिए, दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे,
चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता के बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि हमारी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और हम लोग उम्मीदवारों की घोषणा करने की पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और हरियाणा में हमारा गठबंधन बेहद ही मजबूत संगठन है और जैसे ही अरविंद केजरीवाल या फिर पार्टी के नेतृत्व की ओर से गठबंधन को लेकर निर्देश दिए जाते हैं तो हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 12 तारीख तक ही तो नॉमिनेशन है ना, इसीलिए तो अगर आप सुशील गुप्ता के बयान की बात कर रहे हैं कि वो शाम तक इंतजार करेंगे और लिस्ट आज जारी कर देंगे, तो फिर हमारे पास भी समय नहीं है। उनकी बात अपनी जगह सही है और जायज है। ओहो, मैंने आपको कहा कि जो संगठन का, पहले दिन भी मैं यही कह रहा था, फिर आज दोहरा दे रहा हूं, जो लोग संगठन का काम जमीन पर कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा बातचीत करके निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें हम सब सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब समय ही कम बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती कलस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वास्थ्य शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकते। तो वहीं उद्घाटन समारोह पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि भारी संख्या में लोग यहां आए हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं जो कि बेहद ही सराहनीय है। एसएसबी ने ये अखिल भारतीय कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ 35 बटालियन में कराया था, जिसमें देश की विभिन्न पुलिस और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे खिलाड़ियों ने को भाग लेना है और भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था एसएसबी ने लोकल पीएसी तथा स्थानीय प्रशासन के साथ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया है और पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार ने यहाँ 35 बटालियन में 10वीं बटालियन में स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया है, जैसे कि यहाँ का नया सिंथेटिक ट्रैक है, एस्ट्रोटर्फ हमारा नया 10वीं बटालियन में लगा है और लगातार खेलों के
को जो प्रोत्साहन राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, 500 से अधिक कुशल खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारे समय में जांच एजेंसियां अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काम कर रही हैं और हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। निषाद के बेटे को 302 को मेरे को मुलजिम बना दिया गया और आज तक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में सकता। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, शासन को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। माननीय मंत्री जी, एक चीज ये आ रही है ना उभर करके, जिस तरह से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी जो है एसटीएफ डीकेएसआई जो डिप्टी एसपी रहे हैं, उन्होंने खड़ा किया सवाल कि वो कैसे चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं। वो देखिए आज के दिन में नहीं, चप्पल पहन के एनकाउंटर खड़ा करने का जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के सवाल करता है, उसका जवाब वही दे सकता है, उसी से पूछा जाता है। रही उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था माफिया मुक्त, भय मुक्त, जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी, जितने भी रहेंगे उन्हें कम से कम। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप मर्डर की घटना पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया है। ममता बनर्जी के द्वारा लाया गया बिल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक ऐतिहासिक है। इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को दोष देना उचित नहीं है। जो मुद्दा है उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आपके बारे में कह सकता हूं कि आपने लीड लेने की कोशिश की आज केस में, लेकिन आपने अपने मीडिया के दोस्तों के साथ साथ, लेकिन आपने बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, अगर यहाँ पीटीआई के फ्रेंड्स होंगे, एएनआई के फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जिनसे मैं डिटेल में विस्तार पूर्वक बात कर चुका हूँ और शायद मेरी ही बातचीत का असर हुआ है कुछ हद तक, जिसमें आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत जबरदस्त है और इसमें इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक गली एक शहर हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है। वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इश्यू है वो बहुत जघन्य है, नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है, उस पर तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन उसके साथ जिस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मैं ममता जी के साथ हूं। ममता जी का एक मजबूत सिपाही या सिपाह सालार होने के नाते मैंने बहुत अच्छे तरह से उसको पेश किया है और आगे भी उसकी बात करूंगा, लेकिन आज के दिन नहीं। आज चाहेंगे कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि मैं रांची के लोगों की ओर से अपने बहादुर सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने सशस्त्र बलों को जानने के लिए एक असाधारण प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई थी। भारतीय सेना बहुत ही मजबूत है और हम किसी से कम नहीं है। मैं रांची की जनता की ओर से मैं पूरे अधिकारियों को और ऐसे वीर जवान, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। नो योर आर्म्ड फोर्सेस, ये 3 दिन का जो एग्जीबिशन था, अद्भुत। और जो करंट था आम लोगों में, जो युवा थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े लोग थे, लगातार प्रतिकूल परिस्थिति, कब बारिश हो जाएगी पता नहीं, बारिश होती थी फिर धूप, लोग डटे रहे। उसका मकसद यह था कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है, दुनिया में हम किसी से कम नहीं। अब तो ये नया भारत ऐसे किसी से डरता नहीं है और यह भारतीय फौज की शक्ति हमारे झारखंड के आने वाली पीढ़ी को दिखाना था। अपना कैरियर बनाए भारतीय फौज में, भारतीय सेना में। मां भारती की सेवा भारतीय फौज के माध्यम से की जा सकती है और मैं ऐसे वीर जवान, जो अधिकारीगण, वीर जवान लगातार 3 दिनों तक सुबह से रात तक जिन्होंने अद्भुत कला का प्रदर्शन
और मेहनत की। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं, धन्यवाद। और आपने आज से 15 दिन पहले भी देखा होगा, चांडिल डैम में जब एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, एनडीआरएफ बेचारे ढूंढ रहे थे, फिर नौसेना के वीर जवानों को लगाया गया। ऐसे वीर जवान 15-16 वीर जवान आए, बॉडी को निकाला जो पायलट्स थे और विमान को खोजा। यही तो भारतीय सेना है। युद्ध तो लड़ती है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा होती है तो देश देखता है हमारे वीर जवानों को। सेना को भेजो, कहीं भी कोई घटना होती है सेना को भेजो, इतना विश्वास। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यह गठबंधन असूलों पर आधारित नहीं है। अगर ऐसा होता तो वे सरकार बनाने के लिए 1987 के चुनावों में धांधली नहीं करते और जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। 1987 में जम्मू कश्मीर में जो खून का दरिया बह रहा है वह सिर्फ इसी वजह से बहा था और आज भी वे सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई असूल नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा किया है। ये जो एनसी कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों के मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दानियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको दाखिलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। ये जो एनसी गुजरात में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करके कई लोगों के साथ धोखाधड़ी देने वाले आरोप में 34 वर्षीय भरत छाबड़ा के नाम से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि क्राइम ब्रांच के डिप्टी एसपी भरत पटेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त के पहले हफ्ते में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 अपराध दर्ज किए थे। पहली एफआईआर में कहा गया था कि आरोपी भरत छाबड़ा, जो हरियाणा के करनाल का रहने वाला है, खुद को केंद्र सरकार का अधिकारी बताकर अहमदाबाद के एक होटल में रुका और उसने खुद को बेहद ही प्रभावशाली और ताकतवर आदमी बताकर होटल का बिल भी चुकाने से इनकार कर दिया। ऐसा 2-3 बार होने के बाद होटल का मैनेजर अनिल सिंह वाघवेला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की और जिसके बाद गुजरात पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में अगस्त के पहले सप्ताह में 3 ऑफेंस रजिस्टर्ड हुए हैं। वो ऑफेंसेस में एक ऑफेंस जो है वो तंदूर पैलेस होटल एयरपोर्ट रोड पे जो है वहां के मैनेजर अनिल सिंह वाघेला ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर है जो भरत संत्यानी नामक सरदार नगर के रहवासी है, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है। और तीसरी एफआईआर है वहीं के सरदार नगर के रहने वाले प्रशांत तमांचे ने। जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उस फरियाद के हिसाब से, मतलब जो फरियाद में जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स में जो एक्यूज है भरत छाबड़ा, जो कि मूल करनाल हरियाणा का रहने वाला है और कई सालों से अहमदाबाद आता जाता रहता है। इस होटल में रुकने के लिए उसने शुरू में बताया कि वो सेंट्रल एजेंसीज के बहुत ही बड़ा ऑफिसर है और कई मतलब बड़े अफसर्स को वो क्लोजली जानता है, पॉलिटिकली वो हाईली कनेक्टेड है। वैसे रह के वो 2-3 बार रुका था। रुकने के बाद जब होटल का पेमेंट देना आया तो उसने बताया कि मेरे से आप पेमेंट नहीं ले सकते और उसी के इन्फ्लुएंस में, उसी के प्रभाव में होटल मैनेजर वगैरह थोड़े डर के वजह से उन्होंने उनके पास से जो होटल का बिल था वो नहीं लिया था। ऐसा 2-3 बार होने के बाद ये होटल मैनेजर ने यहाँ पर ऑफेंस रजिस्टर्ड कराया है। दूसरी जो एफआईआर है वो भरत संत्यानी जो है सरदार नगर के रहने वाले, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर में उनका जो डिटेल्स है एफआईआर की उसके हिसाब से भरत छाबड़ा जो कि एक्यूज है इस एफआईआर का, इस अभियुक्त ने फरियादी से कहा कि भाई वो काफी मतलब जानते हैं एक दूसरे से, पर हमेशा ये बताता था कि वो काफी हाई ऑफिसेस में।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।